नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हम लगातार अभी हिंदू धर्म पे चर्चा करते आ रहे हैं, इसमें हम अलग अलग पार्ट, पहले हमने देखा कि भाई हिंदू धर्म आज की स्थिति में कैसे, कहाँ से प्रारंभ हुआ, आज की स्थिति में कैसे आया। उसके बाद फिर हमने हिंदू दर्शन पे चर्चा की, एकीकरण कैसे हिंदू धर्म का हुआ, इस पे हुआ। फिर हम हिंदू धर्म के जो तरह तरह के जो 16 संस्कार हैं और कई अलग अलग प्रकार की विषयों पे हमने चर्चा की। अभी मैं जिस पे हम पिछले 2-3 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं वो है मोक्ष। जब परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म इत्यादि विषयों पे हमने चर्चा कर ली, तब ये आया कि भाई हमारे पुराणों में मोक्ष शब्द का उल्लेख है, अर्थात जन्म मरण के जो बंधन से छुटकारा पाना। इसमें भी हमने देखा कि 8 स्टेप्स होते हैं, अष्टांग योग जिसे कहा गया है। तो अष्टांग योग की चर्चा करते हुए हमने देखा कि हमारा ये जो शरीर है, पार्थिव शरीर, ये 5 महाभूतों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये मैंने आपको बताया था। और जो आत्मा है वो 5 विकारों से घिरी हुई है, काम क्रोध मद लोभ मोह। तो काम क्रोध मद लोभ मोह से छुटकारा पाने के लिए यह भौतिक शरीर के द्वारा ही प्रयत्न करना पड़ता है। और इसके लिए ये जो पार्थिव शरीर है, इसको स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष का जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हमने पिछले 2 एपिसोड्स में जो आसन, प्राणायाम, इस पे चर्चा की थी। जो वायु रूप समझ लीजिए आप, वायु हो गया, और शरीर को, पार्थिव शरीर को अलग अलग स्थिति पे रखने को आसन कहते हैं। और प्राणायाम अर्थात जो हम सांस लेते हैं उसको तरह तरह से कंट्रोल कर, या अलग अलग स्थितियों को कंट्रोल करना आप समझ लीजिए। अब हम ये जो 5 महाभूतों में जो तीसरा तत्व है जल, उस पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखने में ऐसा लगता है कि जल पे क्या चर्चा करना, बहुत ही सामान्य, फ्री का सब जगह उपलब्ध। लेकिन मित्रों याद रखिए कि पहले हमने जब वायु पे चर्चा की थी, सांस, दम, प्राणवायु, वो भी हर जगह अवेलेबल है, पर कितना महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से आप 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते। जो गला दबाते हैं किसी को मारने के लिए, कितनी देर दबाते हैं? 1 मिनट दबाए तो खत्म हो जाती है। पानी के बिना आप थोड़ा ज़्यादा देर, 1 दिन या 2 दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपकी शक्ति कम होती जाएगी, आप कुछ काम करने के लिए लायक नहीं रहोगे, पड़े रहोगे। तो पानी इतना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। ऋग्वेद में जल की स्तुति में लिखा हुआ है कि भाई हे जल, तू ही जीवन है, और इस भौतिक शरीर को आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से शुद्ध करने के लिए तू ही काम आता है। और ये सत्य बात है, इसमें कोई असत्य बात है नहीं। लेकिन थोड़ा हम सिस्टमेटिक इसको चलते हुए देखते हैं कि जब जल इतना, जैसे, हाँ, आपको मैं एक बात और बता दूं कि थोड़ा मैं विज्ञान का आधार लेता ही हूँ समझाने में हिंदू धर्म को। तो मैं आपको ज्ञात ही है कि हमारा जो शरीर है, इसमें 71% पानी होता है, और जो मस्तिष्क है उसमें तो 80% पानी होता है, और पूरी धरती पर भी 70% पानी है। तो इसलिए पानी जो है, जो स्थूल भाग है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी। अब ये पानी का अगर सिंपल आप फार्मूला देखेंगे तो यह फार्मूला H2O, अर्थात
पानी के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के गैस के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। यानी सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। ये तो सबको मालूम है, सब संस्कृत में पढ़ते हैं, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। ये मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन इस बात का क्या उत्तर है कि इस धरती पर पानी कहाँ से आया? देखिए, जब आप बिग बैंग थ्योरी ले लें या कोई भी दूसरा तरीका ले लें, जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो हाइड्रोजन गैस तो थी सब जगह। आज भी सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम गैस हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आई? पहली बात। दूसरी बात, आ गई कहीं से आई, तो ये मिलाया कैसे? मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाया किसने? इतनी साधारण चीज़ तो है ही नहीं कि कहीं से आओ। आप देख लीजिए, आप हाथ से मिला के आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ऐसे मिलाइए आपस में, तो क्या पानी बन जाएगा? तो ये बोलना बड़ा सरल है, मेरा कहने का मतलब। और अभी तो वैज्ञानिक इसी पे खोज कर रहे हैं कि भाई धरती पर पानी कहाँ से आया। ये ठीक है कि धरती पर पानी आने के बाद जीवन आया और वो सब सही है, लेकिन धरती पर पानी कहाँ से आया इसकी ही खोज चल रही। क्योंकि वो थ्योरी लाता है कि कोई पानी से भरा हुआ पिंड टकरा गया आकर पृथ्वी पर, और इस टाइप की बातें। लेकिन ये बड़े मतलब ये रहस्य की ही बात है कि पानी आया कहाँ से। खैर, इसको छोड़िए, पानी कहाँ से आया। अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए, पानी का एक तो ये रहस्य आपको बताया पानी का, मतलब मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ कि पानी उतनी साधारण चीज़ नहीं है जैसा हम उसकी जो अवेलेबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा बहुतायत में उपलब्ध है और हम तो पीते रहते हैं कहीं चलते हुए, तो हम उसको महत्व नहीं देते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये आपको बताया, उसका कहाँ से आया वाली बात बताया। अब इसमें आप ये देखिए कि पानी यानी जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों रूपों में पाया जाता है, अर्थात ठोस, तरल और गैस रूप में। तीनों रूप में उपलब्ध है। बर्फ और ये जल और वाष्प, भाप, तीनों रूपों में उपलब्ध है। क्या और कोई ऐसा पदार्थ है जो ऐसे साधारण परिस्थितियों में तीनों रूपों में उपलब्ध हो? और तीनों रूपों की आपको आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक रूप में उपलब्ध है तो उसको बदल के तीनों रूप, आप बर्फ का भी यूज करते हो, पानी का भी मैंने उसका तरल रूप जो है जल, उसका भी उपयोग करते हो, और वाष्प का भी उपयोग करते हो। तीनों रूपों का उपयोग करते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इससे आप सोच सकते हैं। अब हमारे शरीर के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे, देखिए पानी की कई तरह, ये तो आपको बताया कि शरीर को अंदर से बाहर से सब तरफ से सफाई के लिए, इसके अलावा चिकित्सा में भी है, जल चिकित्सा बड़ी प्रसिद्ध चीज़ है। पर उसके पहले जब हम ये देखते हैं कि पानी की जो 70-71% जो आपको शरीर में पानी होता है, इसकी पूर्ति करना पड़ेगा। क्यों पूर्ति करना पड़ेगा? क्योंकि निकलता रहता है। जो शरीर में पूरी चमड़ी में सब जगह छिद्र होते हैं, आपको पता है, और इससे वाष्प रूप में पसीने के छोटी छोटी बूंद में, क्योंकि शरीर का सिस्टम ऐसा है कि इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। अब मतलब कंट्रोल करता है, अंदर बॉडी अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप देखें ना, ज़्यादा धूप है, बहुत धूप में आप निकल जाए तो पसीना तेज़ी से, मतलब वो तेज़ी से निकलता है। लेकिन घर में बैठे बैठे भी आप कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो शरीर गर्म होता है, एनर्जी का उपयोग होता है ना, ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ऊर्जा का उपयोग होने से शरीर गर्म होता है, तो फिर उसको कूल डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए फिर पसीना निकलता है। तो एक तो इस तरह से पानी का उपयोग होता है। दूसरा पानी का उपयोग होता है शरीर को जो गंदगी है उसको निकालने में।
अब वो मल के साथ भी पानी निकलता है और यूरिन में तो निकलता ही, मूत्र के रूप में तो आप उसको त्यागते ही हो, बल्कि सबसे ज़्यादा मूत्र के रूप में त्यागते हो, क्योंकि एवरेज 2 से 3 घंटे में आप यूरिनल जाते हो। तो ये जो पानी आपको दिन भर में खर्च होता है, इसका एक अंदाज़ा ऐसा लगाया गया कि ये 2 से 3 लीटर पानी आपको खर्च होता है दिन भर में। इस पानी की पूर्ति आपको करना रहता है 2 से 3 लीटर। पर आप 2 से 3 लीटर, अब इसको हम देखते हैं कितना पानी कैसे पीना, क्या पीना, ये अपन देखते हैं। तो ये 2 से 3 लीटर जो बताया है लोगों ने, कई लोग बताते हैं कि भाई ये इतने लीटर, भाई देखिए नापने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बात पे चल रहे हैं कि भाई शरीर एक भगवान ने ऑटोमेटिक बनाया है, इसको ऐसा नाप के कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी आवश्यकता है शरीर को, तो मैंने आपको बताया कि शरीर को जो आवश्यकता होगी शरीर आपको इंडिकेट करेगा। आप ये देखिए कि लगभग 2 से 3 घंटे में, 3 घंटे में एवरेज मान लीजिए, यानी 24 घंटे में 7-8 बार आपको मूत्र त्याग करना चाहिए। इतना ज़्यादा खुल के, माने इतना पानी आपको पीना चाहिए। अब पानी जरूरी नहीं कि आप इसको पानी के रूप में देखिए, आप हर चीज़ जैसे फल खाएंगे, भोजन करेंगे, दाल पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सब में पानी होता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये नापने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पानी पिए। आप तो ये देखिए कि आपको खुल के पेशाब आना चाहिए 2 से 3 घंटे में, और उसका रंग जो है वो आपको पीला नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि आप सफिशिएंट जो है पर्याप्त पानी का सेवन कर रहे हैं। अब मित्रों, इसको आप अब ये देखिए कि पानी पीने का तरीका। पहले तो हम देखते हैं कि पानी कितने, आजकल का जरा फैशन है ना कि अच्छी तेज गर्मी में आए और फ्रिज सबके घर में रहता है, फ्रिज से निकाल के पानी पी लिए। और हमारे जो जैसे रामदेव जी भी ही हैं, तो ये बोलते रहते हैं भाई गर्म पानी पीना चाहिए। वो अपने बगल में रखे भी रहते हैं कि बोले भाई हमारा तो गुनगुना ही पानी रहता है। तो आदमी असमंजस में हो जाता है कि प्यास लगी है, ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, उधर आप बोल रहे हो गर्म पानी पीना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, कितने टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। देखिए मित्रों, इसमें मैं आपको एक बात के लिए सावधान कर देता हूँ, सचेत रहें आप, कि शरीर का जो टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। आपको पता है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, अगर इससे जो 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ऊपर जब शरीर गर्म होता है तो हम इसे कहते हैं कि बुखार हो गया। तो इसी हिसाब से आप समझिए कि शरीर इतना गर्म रहता है अंदर से कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे। तो जब हम पानी डालें, आपने अपनी गाड़ी में देखा कभी, गाड़ी आपकी गर्म हो जाती है, कार आपकी गर्म हो गई, तो आप तुरंत पानी नहीं तुरंत पानी अगर डालेंगे, उसको मान लीजिए पानी लीक हो गया, कुछ हो गया, गाड़ी गर्म हो गई, तो आप तुरंत पानी नहीं डालते, वो फेंक देगा पानी, एकदम आपके ऊपर उछल जाएगा भाप बनकर। तो इसलिए उसको हुड खोल के थोड़ी देर रखते हैं जिससे वो नेचुरली ठंडा हो जाए, फिर आप पानी डालते हैं। मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत गर्म है उसमें बहुत ठंडी चीज़, ठंडा पानी नहीं डाला जाता। और मैं तो पावर हाउस में काम किया आदमी हूँ, मुझे तो पता है, जो पावर हाउस में काम किया उनको पता है कि जो बॉयलर होता है वो जब किसी कारण से शटडाउन होता है तो बॉयलर के ठंडा होने की प्रतीक्षा की जाती है उसमें पानी डालने के लिए। और यदि उसमें पानी नहीं है तब तो ज़्यादा प्रतीक्षा करना पड़ता है, और पानी है अगर उसमें ड्रम में दिखा रहा है तो भी आप उसको गर्म करके चला के गर्म पानी उसमें डालते हो, ठंडा पानी नहीं डालते हैं, नहीं तो पूरा बॉयलर का स्ट्रक्चर टेढ़ा हो सकता है। वही सिस्टम हमारे शरीर का भी है कि अगर 37 डिग्री हमारा शरीर टेम्परेचर है, तो ये सब मैं आपको अंदाज, देखिए आपको थर्मामीटर लगा के नापना नहीं है, मैं आपको अंदाज बताता चल रहा हूँ।
इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आप पानी डाल रहे पी रहे हो, मतलब उसको 25 डिग्री से कम और 45 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये इसी हिसाब से मैंने दोनों तरफ बताया आपको, क्यों वो भी आपको बता देता हूँ कि वो आपको रीज़न तो बता ही था क्यों ज़्यादा ठंडा नहीं होना, ज़्यादा गर्म नहीं होना। अब 25 डिग्री क्यों बता रहा हूँ, अब 25 डिग्री को कैसे नापेंगे। आपने देखा होगा जो मटके का मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी है उसका टेम्परेचर देखिए आप, उसको जब आप पीते हैं तो आपके प्यास भी बुझ जाती है और आपको ज़्यादा ठंडा नहीं लगता और आप सफिशिएंट उसको पी लेते हैं। जबकि फ्रिज का जो पानी है वो 8-10 डिग्री का पानी होगा, 5 डिग्री का पानी होगा, 10 डिग्री का होगा, वो आपको ठंडा लगेगा पर उसको पी नहीं पाओगे ज़्यादा, और वो एक थर्मल शॉक देता है, दांत से लेके हर जगह वो नुकसान करेगा। इतना ठंडा पानी जब आप मुंह में जब आप जाएगा तो दांतों को नुकसान पहुंचाएगा, फिर आप पेट में जाएगा तो आमाशय को संकुचित करेगा और जो अंतड़ियां हैं उनको भी संकुचन उनमें लाएगा और उनकी जो कहना चाहिए उनके जो वाइब्रेशन होता है, मोशन होता है जो अंतड़ियों का, जिससे आपको खाना आगे बढ़ता है, उस मूवमेंट को भी वो कम कर देता है ठंडा पानी। इसलिए ठंडा पानी भी, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और गर्म पानी की आवश्यकता है। जैसे आप चाय पीते हो, गर्म दूध पीते हो, तो ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए। आप गर्म पीजिए, ज़्यादा ठंडा भी मत होने दीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा गर्म पीना, जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि भाई एकदम गर्म चाय और बिल्कुल सटासट, वैसा नहीं, ये नुकसान करता है आपको। ये भी वही नुकसान करेगा, दांत से लेके फिर हर जगह जहाँ जहाँ इतना गर्म चीज़ जाएगी नुकसान करेगी। तो ये मित्रों, इसको आप अपने अंदाजे से समझ लीजिए कि कोई जो पानी या अन्य कोई लिक्विड बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको आंतरिक भागों को दांत से शुरू करके सब जगह नुकसान पहुंचाएगा। अब कितना पीना चाहिए, जैसे पानी को आपको मैंने बताया कि भाई वो पीने की मात्रा तो आपको हो गई कि आपको लगभग 3 घंटे में आपको खुल के मूत्र आना चाहिए, मूत्र त्याग होना चाहिए। लेकिन कब कब पीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये लोग नहीं, मैंने देखा है लोगों को कि खाना खाते हुए बीच में पी लेते हैं, या खाना खाने के बाद 2-3 गिलास पानी पी लिया। ये सब बातें गलत हैं। वस्तुतः पानी की सबसे अधिक मात्रा जब सवेरे आप उठते हैं सोकर, उसके बाद, उसमें भी अनेक लोग, अभी मैं देख रहा था एक बड़े प्रसिद्ध आदमी थे, वो बता रहे थे कि जैन धर्म के हिसाब से कि भाई जैनियों में शायद सवेरे उठकर पानी नहीं पिया जाता, पहले कुल्ला कर लिया जाता है या 45 मिनट कुछ रुका जाता है, क्योंकि जो लार होती है मुंह में वो बहुत ही, सवेरे जब उठते हैं हम तो मुंह बंद रहता है तो वो बहुत ज़बरदस्त उसमें कीटाणुनाशक गुण आ जाता है। तो देखिए ये वाली बात की कीटाणु, इस पर बहस करना बेकार है। इसको भी मैं कर सकता हूँ बहस, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि सवेरे जब आप उठें, कब उठें, क्या वो ब्रह्म मुहूर्त, तो मैं आपको लाइफ स्टाइल पे जब बात करूँगा तो बताऊँगा कि टोटल इन ऑल लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, तब बताऊँगा। लेकिन सवेरे जब आप उठें तो आपको उठते साथ आपको 2 से 3 गिलास, मतलब लगभग 1 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। यही 24 घंटे में एक साथ सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको खाना खाए हुए, रात का भोजन किए हुए 8 घंटे, करीब 8 घंटे या उससे ज़्यादा हो जाते हैं। 8 घंटे जब हो जाएगा, मतलब ये मानिए कि आपका आमाशय जो है, स्टमक, वो पूरा खाली हो गया। तो 8 घंटे जब आप 2 से 3 गिलास यानी लगभग 1 लीटर गुनगुना पानी, सिर्फ इस समय गुनगुना पानी, जो मेरा अपना अनुभव है, बाकी मैंने आपको कहा ना कि क्लाइमेट देख के और अपनी परिस्थिति देख के, तबीयत देख के वो सब डिसाइड करना पड़ेगा आपको। लेकिन नॉर्मली एक स्वस्थ आदमी को
2 से 3 गिलास यानी 1 लीटर पानी सुबह पीना ही चाहिए। अब वो कितना गर्म कितना ठंडा तो मैं बताया आपके स्वभाव पे, लेकिन अगर ये हल्का गुनगुना होता है यानी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, सिंपल सी बात है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि ये गर्म पानी जो है आपको सफाई तो करता ही है, पूरा मुंह से लेके सब साफ करेगा, और अतड़ियों को मूवमेंट में, क्योंकि जो अतड़ियाँ भी रात को ठंडी पड़ गई हैं, खाना पचने के बाद शांत पड़ी है, तो ये सबको मूवमेंट करती है। उससे आपको सवेरे शौच आपको खुल के होगी, जल्दी होगी, जो सबसे बड़ी आवश्यकता हो। सवेरे उठ के पानी पीने की सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए, मैंने 3 गिलास क्यों बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप रात में 7-8 घंटे आपने पानी नहीं पिया तो आपको प्यास लगी है। भैया, आप यूरिनल तो रात में उठ के जाते ही हो, पेशाब करने तो जाओगे ही, तो ये सबसे आपका निकलता रहता है। गर्मी लग रही है तो फैन चल रहा है, जो भी है, तो पसीना भी पूरे सब जगह निकलता रहता है, चमड़ी से, स्किन से आपको इवैपोरेशन होता रहेगा। तो उसके लिए आपको सवेरे कम से कम 1 गिलास पानी तो आपको प्यास लगी रहती है, जो कम हो गया, आपको ज़रूरी है। इसके बाद 1 से 2 गिलास पानी आपको शरीर की शुद्धि के लिए अतिरिक्त चाहिए, आपको मतलब आपको टॉयलेट के लिए ज़रूरी है, और अतड़ियों पे प्रेशर लाने के लिए भी। ये इसीलिए 3 गिलास बार बार बोल रहा हूँ मैं। आप इसको करके आजमा के देखिए, लेकिन इतना पक्का है कि 2 गिलास से कम पिएंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और 3 गिलास से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को मैं देखा 4 गिलास 5 गिलास, इतनी ज़रूरत नहीं है। आप तो 1 लीटर वाला अंदाज़ा मान के चलिए, 1 लीटर पानी हल्का गुनगुना। और अगर इस पानी में आपको बेस्वाद लगता है अगर ये पानी, तो इसमें आप थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, आधा नींबू निचोड़िए। जिनको एसिडिटी हो, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा सतर्क कर दूँ, आपको कॉशन दे दूँ कि जिनको एसिडिटी रहती है तो वे इस गर्म पानी, गुनगुना पानी तो फ़ायदेमंद है, किंतु इसमें नींबू न डालें। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो नींबू डाल सकते हैं, और 1 चम्मच शहद भी, आधा नींबू और 1 चम्मच शहद, इससे स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहे, कई फायदे होते हैं उससे। तो इस तरह से आप इसको स्वाद वाला भी बना सकते हो। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रोक के, सॉरी, कि ये जो पानी होता है ये इतनी साधारण चीज़ नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन पानी जो होता है, इसको अभी जो नई खोजें हुई हैं, इसको मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताई थी आपको, क्वांटम थ्योरी, पानी के ऊपर जो प्रयोग किए गए हैं, कि पानी में मेमोरी भी होती है, पानी पहचानता भी है। ये सब एक्सपेरिमेंट है, देखिए आपको, पानी पहचानता है। ऐसे कई प्रयोग किए गए कि पानी को जब गाली दी गई या पानी की प्रशंसा की गई तो वो अलग तरह से रिएक्ट किया। वो जब उसको जमा दिया गया, जैसे 1 गिलास पानी को गाली दिया और 1 गिलास पानी में आपने बड़ी उसकी प्रशंसा की कि भाई जीवन हो तुम, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा। बाद में उसको जब फ्रीज कर दिया गया दोनों पानी को, और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो उसमें जो डिज़ाइन बनी थी, वो जिसको गाली दी गई थी वो बड़ी रद्दी डिज़ाइन बनी थी, और जिसको प्रशंसा की गई थी उस पानी में बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी गई थी। ये तो तुरंत गाली देने वाली बात हुई, पर ऐसा भी देखा गया, ये प्रयोग किया गया कि अगर 1 गिलास पकड़ा जाए और उसमें नाम किसी अच्छे आदमी के लिए, जैसे मान लीजिए मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ऐसा कुछ नाम लिया जाए, तो पानी रिएक्ट करता है। और फिर उसमें देखा गया माइक्रोस्कोप से तो बड़े सुंदर फूल बने हुए। और अगर हिटलर, ऐसे चंगेज खान, ऐसे नाम ले लिए जाए तो पानी रिएक्ट करता है और बड़े बेढप टाइप के बनते हैं। उसके बाद एक प्रयोग और किया गया कि जैसे एक आदमी, माने पानी अलग अलग आदमी को पहचानता है कि किस स्वभाव का है, ये भी प्रयोग किया गया। तो जैसे एक आदमी है, उसको 1 गिलास पानी किसी एक सोर्स से ला के दिया गया, तो वो उसमें जो मॉलिक्यूल, जो डिजाइन बनी, जब दूसरे सोर्स से उस आदमी को पानी ला के दिया गया,
मतलब मान लीजिए एक घर से नल से दिया, फिर कहीं फ्रिज से दे दिया, या कहीं और दूसरे के घर से ला के दिया, तो तीनों समय डिजाइन एक ही बनी। ये इतना अद्भुत प्रयोग है मित्रों, एक ही टाइप। इसका मतलब इससे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि पानी मेमोरी होती है पानी में, और पानी इंटरकनेक्टेड है। इससे क्या पता चलता है, आप पानी एक बड़ा भारी कंप्यूटर है, उसमें मेमोरी होती है। तो खैर मैं यहाँ ज़्यादा आपको साइंस नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप पानी सवेरे पिए, ये तो मैं आपको बता दिया कितना पिए और कितना टेम्परेचर का पिए, लेकिन जब पानी पिए तो आप उसको श्रद्धापूर्वक मैंने ऐसा मुंह बना के और गड़ 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 ऐसे निगल लो है, काम खत्म करो, इस तरह का ना पिए। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि पानी सेंस करता है, फील करता है, प्रभाव डालता है। मंत्रों के प्रभाव पे भी मैंने आपने बताया था मैंने आपको मंत्र वाले एपिसोड में कि पानी पर मंत्रों का असर पड़ता है। कहाँ का पानी है, ये ऐसा भी देखा गया कि चर्च का पानी, मंदिर का पानी, ये सब बड़े असरदार होते हैं। जैसे गंगा का पानी आपने सुना होगा, और ये पानी रिएक्ट करता है। मतलब अगर जैसे गंगा नदी का पानी लाए आप और उसमें से कुछ बूंदे आप दूसरे गिलास में डाले गए, दूसरे पानी में मिक्स किए गए, तो देखा कि वो पानी भी वैसा प्रभावशाली हो जाता है। तो इस तरह के अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। ये मैं आपको बताया कि बहुत पानी रहस्यमय है, इतनी सरल चीज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब पानी पिए तो घूंट घूंट धीरे धीरे बिल्कुल प्रेम से, जैसे आपको मज़ा आ रहा है, इस तरह से पानी पिए। और एक दूसरे जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उनकी बात भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना है कि पानी को चुस्की लेकर धीरे धीरे, जैसे आप कोई फ्रूट जूस पीते हैं, फलों का रस, या दूध पीते हैं, आप धीरे 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 पीते हैं मिला के। क्यों? उसके दो कारण है। एक तो जल्दी ना जाए, टेम्परेचर का बहुत चेंज ना आए, धीरे मिल के जाए। दूसरा, आपके मुंह में जो लार होती है, ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाए। मित्रों, ये जो लार होती है ना, ये इतनी सरल चीज़ नहीं होती। एक भोजन पचना यहीं से शुरू होता है, कोई भी चीज़। ये लार पचाने वाले एंजाइम भी इसमें होते हैं, जो प्रोटीन को तोड़ना और ये सब, और ये एंटीबायोटिक भी होती है। तो जब पानी पीते हैं आप, तो पचाने वाले एंजाइम तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक जब जितना लार ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ पेट में जाएगी, तो पेट में रात का जो खाना है, वो भोजन जो बचा है, मान लीजिए पचा है, कहीं सड़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सब एंटीबायोटिक उसको जाके उसको, इसी को तो डिटॉक्स करना बोलते हैं ना। डिटॉक्स करना क्या होता है कि शरीर को विष से रहित करना, शरीर से विष को बाहर निकालना। तो इसको अब मैं आपको इधर ही बोल रहा हूँ, पानी को आप भजन करते हुए पीजिए, ये बड़ा श्रद्धा, लेकिन आराम से धीरे धीरे थोड़ा मुंह में एक बार फिरा के चुस्की लेते हुए पीजिए। ये पानी पीने का तरीका है। अब ये तो आपने पानी सवेरे का पी लिया 3 गिलास, फिर आप अपना जब शौच वगैरह से निवृत्त हो जाएंगे, फिर दिन भर में ये बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी ठोस जो आप खाना लेते हैं उसके साथ में पानी मत पीजिए। मित्रों, ये बहुत लोगों को गलतियां होती हैं, गलत फहमियाँ हैं। बहुत सारे लोग, सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि छाछ बड़ी अच्छी चीज़ होती है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो बोले बटर मिल्क, खाने के साथ बटर मिल्क लेंगे, बड़ा हेल्दी खाना। बहुत गलत है, क्योंकि बटर मिल्क लिक्विड होता है और आप सॉलिड फूड, रोटी चावल इत्यादि खा रहे हैं। बस इतना, आपको ज़्यादा फार्मूले आप सोचेंगे मैं बहुत बिल्कुल फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आप मोटा मोटा हिसाब आपको बताता चल रहा हूँ कि ठोस और द्रव ये पदार्थों को एक साथ भोजन में मत लीजिए। दाल इसमें नहीं आता, क्योंकि दाल तो ठोस ही है, तो उसको तो पचाने में ज़्यादा समय लगता है, रोटी चावल से भी ज़्यादा समय दाल को लगता है। इसलिए ये अलग चीज़ होती है। लेकिन छाछ, पानी, नींबू पानी या कोई फ्रूट जूस, ऐसे टाइप की चीज़ें खाने के साथ मत लीजिए। क्या होता है, जब आप भोजन पेट में जाता है तो स्टमक की दीवारें उसको सेंस करती है कि इसको गलाने के लिए जो भी आपने प्रोटीन खाया, कितना हार्ड है, कितना कड़ा प्रोटीन है या नहीं है, तो उसको कितना एसिड चाहिए। उतना एसिड जो होता है ना, ये एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है हमारे जो स्टमक की दीवारों से, उसको पचाने के लिए।
तो कितना एसिड चाहिए ये वो सेंस करती है। तो जब एसिड निकला और आपने कोई लिक्विड पी लिया, पानी पी लिया, तो एसिड तो बह जाएगा, फिर आपका पचेगा नहीं, फिर अनपचा भोजन आगे जाएगा, तरह तरह के उपद्रव करेगा। तो आप इतना याद रखें, अगर आपको प्यास लगी और भूख दोनों लगी है तो कृपया पहले पानी पी लें, और पानी पीने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप फिर भोजन करें। ये सब छोटी छोटी बातें, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और पूरे दिन जब आपको खाना खाए हुए, सॉलिड खाना, नाश्ता, सॉलिड चीज़ खाए हुए आपको जैसे 2 घंटे हो गए, तब आप पानी पी लीजिए। वो भी कभी भी बाकी पूरे दिन में ज़्यादा पानी नहीं पीना, 1 गिलास से अधिक मत पीजिए कभी भी। अगर आप बहुत गर्मी से आए हैं तो रुक रुक के थोड़ा धीरे धीरे जार, आपको 1 गिलास में प्यास नहीं बुझ रही है तो आप रुक रुक के धीरे 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 करके, मतलब एक बार में घटाघट ऐसे 2 गिलास पानी मत पी लीजिए। ये तो पानी पीने का मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे पिएंगे। अब इसमें जो पानी का पीने के अलावा, ये तो आंतरिक के लिए हो गया, पीने के अलावा इसका जो बाहरी प्रयोग होता है नहाने में, वो भी बहुत आवश्यक है उसको जानना। क्योंकि नहाना मतलब हम क्या समझते हैं कि बस 2 लोटा पानी डाला नहा लिया, ऐसा नहीं है। नहाने में इसके प्रयोग होते हैं कि कैसे नहाना चाहिए। देखिए, अब आजकल तो बहुत सारी कि शरीर कैसा, बहुत महंगी महंगी चीज़ें बन रही हैं, आपने देखा होगा किस तरह के बाथ टब बन रहे हैं, जैकोजी बन रहे हैं। लेकिन इन सब का अर्थ क्या है कि पानी शरीर पे अच्छा पड़ना चाहिए। देखिए, मैं सिंपल आपको बात बता रहा हूँ कि जब अब चूँकि पानी की कमी रहती है, शहरों में बहुत कमी रहती है, तो इसलिए ज़्यादा बताना भी मतलब यूज़लेस होता है। लेकिन अगर कम पानी में भी आप नहाएं तो आप 2 बाल्टी पानी ले लीजिए या 1 बाल्टी पानी ले लीजिए। तो पहले आप शरीर पे गुनगुना पानी डालिए। क्यों गुनगुना पानी डालिए? कि इससे शरीर के रोम छिद्र जो होते हैं वो खुलते हैं और आपको बड़ा रिलैक्स लगेगा। तो फिर जब आप साबुन वगैरह लगा लिए तो फिर आप ठंडे पानी से नहाइए। ठंडा कितना, वो आपको शुरू में बताया कि जैसे पीने का है वैसे नहाने का है, कि थोड़ा हल्का गर्म हो और हल्का ठंडा हो। तो जब ठंडे पानी से आप नहाएंगे तो आपको फुर्ती लगेगी। देखिए मित्रों, जब आप दिन भर काम करके थक के आते हैं और घर में आप शाम को स्नान करते हैं या रात को स्नान करते हैं, तब आपको हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। क्योंकि आपको शरीर को उसमें आराम की आवश्यकता होती है, रिलैक्स करना, सुस्ती लाना। और जब आप रात भर सो के सवेरे अपने ऑफिस के लिए, काम के लिए आपको निकलना है, तब आपको हल्का शीतल जल से स्नान करना है, क्योंकि उससे फुर्ती आती है। शीतल जल से खून तेजी से दौड़ने लगेगा, टेम्परेचर शरीर का बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आप देखिए इतने तरह के नहाने के भी तरह तरह के बाथ टब हो गए हैं। लेकिन इसका उल्लेख मैं आगे आपको करता हूँ। नहाने के अलावा भी और शौच के लिए भी आवश्यकता होती है जल की। तब भी ये ध्यान रखिए कि बहुत ठंडा और बहुत गर्म ना हो। अब एक पार्ट थोड़ा सा मैं चर्चा आपको कर दूं, और वह है जल चिकित्सा। अब आप सोच रहे हो पानी क्या चिकित्सा, लेकिन आपको बताया ना कि सबसे जरूरी पदार्थ स्वस्थ रहने के लिए तो पानी ही है। अब इस पानी की से चिकित्सा भी की जाती है, जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। और ये आपको बहुत सा आपको मालूम भी है। गर्म पानी का आप देखिए, फीवर आ जाता है तो ठंडे पानी की पुलटिस रखते हैं सिर पे। कहीं चोट लग जाती है तो गर्म पानी की थैली से उसको सेकते हैं। ये सब जल चिकित्सा है ना। और आपने प्रसिद्ध जल चिकित्सा तो सुनी होगी, कटी स्नान। जो हमारे कमर के नीचे का जो पार्ट है, जो गुप्तांग वाला पोर्शन है, ये गर्म होता है। और ये एक प्रकार से शरीर, जो मूलाधार चक्र जो आपको बताया था मैंने, वो स्थान है। ये कुंडलिनी में आपको बताया था मूलाधार चक्र। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस स्थान को पानी में डुबाकर बैठा जाता है। और ये छोटी जगह में भी देखिए, आप बाथ टब नहीं है तो कोई बात नहीं, एक टब छोटा ले लीजिए, 6-8 इंच गहरा रहे, और उसमें पानी भर के उसमें आप 10 मिनट बैठ जाइए। और ये पानी शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा होना चाहिए, वो 25 डिग्री वाला, 25 डिग्री वाला पानी इसमें भर दीजिए। और इसमें अपना कमर पोर्शन, अपने
कमर के नीचे के भाग को डुबाकर बैठ जाइए। इस पानी में इतनी शक्ति होती है कि बहुत सी बीमारियों को खींच लेता है। अनेक रोग तो आपके इससे ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आपको बाथ टब का पता है कि लोग पूरे शरीर को डुबा के पानी में बैठे रहते हैं आधा आधा घंटा। बाथ टब भी कई प्रकार के, जैकोजी जो वर्लिंग मोशन होता है, भंवर के समान पानी चलता है, या चारों तरफ से पानी की बौछारें शरीर पर आती है जो मसाज करती हैं, ऐसे। अब ये तो सब नए नए चौंचले पैदा होते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास है ये योग्यता, पैसा खर्च करने की क्षमता है, तो आप उसको कर सकते हैं। मैं तो बता दिया क्योंकि ये सब है, जल चिकित्सा में ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन मित्रों, एक और हमारे धर्म में जो जल चिकित्सा बताई गई वो मैं आपको बताता हूँ, और उसे कहा जाता है जल नीति। एक नाक से पानी डालकर दूसरे नाक से निकालना। इससे कहा जाता है कि ये और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा करने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं जल चिकित्सा से। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको बताया जल के बारे में, कि इतनी साधारण चीज़ नहीं है जैसा हम और आप सोचते हैं। पानी सोचता है, समझता है, उसकी मेमोरी होती है। इसलिए उसको जब पीजिए तो सोच समझकर धीरे धीरे मुंह में फिराते हुए, जिससे लार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुले, और उसका टेम्परेचर जो है पानी का, वो शरीर के टेम्परेचर से बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस इतना सा आप याद रखिए। और सवेरे आप ज़्यादा पीजिए, 1 लीटर करीब, और दिन भर में थोड़ा 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 करके, जब 2 भोजनों के बीच के गैप के बीच में 1 गिलास पानी पी लीजिए, चाय पीने के पहले पानी पी लीजिए। ऐसा करके आप 1 आध लीटर पानी और पी लीजिए। दिन भर में अगर आप 2 लीटर पानी पी लेंगे तो 1 आध लीटर तो आपको चाय, दूध, छाछ और ये फल सब्जियां, इससे चला ही जाता है। तो 3 लीटर हो जाएगा। आप देखिए खुद, या आप अंदाज करिए इसको। मैं क्या कह रहा हूँ इसको नापने की जरूरत नहीं है। आप इसको अंदाज करिए कि 2 से 3 घंटे में आपको खुल के पेशाब होना चाहिए, और उसका रंग जो है स्वच्छ होना चाहिए, वो मटमैला नहीं होना चाहिए। आशा है मित्रों, आज मुझको ये जो मैंने आपको बताया जल के बारे में, आप इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहने की पहली सीढ़ी यही है, जल का उपयोग। और जैसा मैं हर बार अनुरोध करता हूँ, अगर मेरा ये आपको एपिसोड पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड की मेरे प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।